बाबाए आइन कहलाने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी आज आइन में एक मतनाज़े कहलाने वाली तरमीम लाने जा रही है। क्या इसे भुट्टो का तर्ज सियासत कहा जा सकता है? कायदे आवाम कहलाने वाली भुट्टो की पार्टी को आज एक ऐसी तरमीम लाने जा रही है जिसे आवाम से ही खुफिया रखा गया है। क्या इसे भुट्टो का तर्ज सियासत कहा जा सकता है? जिस भुट्टो की शहादत अवामी हाकमियत लाने पर हुई, इसकी पार्टी आज फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की तफरीक के इल्ज़ाम में फंसी दस्तूर पाकिस्तान को ही बदलने जा रही है। क्या इसे भुट्टो का तर्ज सियासत कहा जा सकता है? जिस वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एटमी प्रोग्राम लाने पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर ना धमका सका, इसकी पार्टी इन तरमीम को ज़रूरी और मजबूरी क्यों कह रही है? क्या इसे भुट्टो का तर्ज सियासत कहा जा सकता है? भुट्टो के फ़लसफ़े में मुल्क की तरक्की जमहूरियत में है। क्या आज की जमहूरियत को भुट्टो के जमहूरी फ़लसफ़े के साथ जोड़ना ठीक होगा? इन तमाम सवालात के जवाबात सिर्फ एक शख्स दे सकता है जो सियासतदान भी है और कानूनदान भी है। उनकी कही हुई बात को शायद ही कोई रद्द कर सके। इस पाए के दानिश्वर हैं कि जिन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी मुल्क की सियासत बल्कि सियासी तारीख जिनकी इज्जत करती है, जो आज के हालात पर कहते हैं कि पाकिस्तान बारूद से भरा एक मटका है। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर माहिर कानून बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ अहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका, आपने वक्त दिया। चौधरी साहब, बिलावल भुट्टो ये साहब ये क्यों समझते हैं कि 25 अक्टूबर से पहले आईनी तरमीम लाना ज़रूरी है? क्या खौफ है, क्या डर है? नहीं, खौफ और डर की तो बात नहीं है, पर उनकी हो सकता है, लगता ही है कि ख्वाहिश है कि वो ये इससे पहले कि नया चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफ ले ले और वो 24 या 25 अक्टूबर को हो जाएगा, तो वो और कोई पिटिशन एंटरटेन कर ले, इससे पहले वो जो इस वक्त चीफ जस्टिस हैं उनकी मियाद बढ़ाई जा सके अगर ये पहले हो जाते। और तो कोई वजह नज़र नहीं आती, यही ऑब्वियस ही वजह है। पर मेरा ख्याल है उन्होंने ये भी कहा है चेयरमैन बिलावल ने कि मुझे ना तमीज़ इम्तियाज़ है कादी फैज़ीसा और मंसूर अली शाह में, और ये भी कि अगर हो सके तो हमारी ख्वाहिश है कि ये 25 तारीख से पहले हो जाए, अगर नहीं हो तो बाद में हो जाएगी। लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा ना कि मुझे नहीं लगता कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं जुडिशरी के दूसरे जजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये अदम एतमादी हुआ ना चीफ जस्टिस, आने वाले चीफ जस्टिस पर। कि अब चॉइस तो उन्होंने करनी है ना, कुछ वजह तो बतानी है, वो होगी तो चॉइस होगी ना, चॉइस तो करनी है, ये तो ऑब्वियस है। वो कादी साहब भी अपनी जगह अपने मामलात में खड़े हैं और वो बाज़ाब्ता इस चीज़ में वो उम्मीदवार हैं और बड़े क्लियरली उन्होंने फ़ैसले भी ऐसे दिए हैं जो 63A और उस वाला फ़ैसला, सीटों वाला फ़ैसला जो है, वो कुछ ऐसे फ़ैसले उन्होंने भी दिए हैं जो उनको अपनी मंजिल की जानिब तेज़तर गामज़न करते हैं। तो उससे भी महसूस होता है, आज तक उन्होंने डिनाई नहीं किया कि वो कोई नया ओहदा या नई जुडिशल पोजीशन इख्तियार नहीं करेंगे बल्कि रिटायर हो जाएंगे, वो भी नहीं किया। सो उनका इंडिया, उनकी अपनी ख्वाहिश और उनकी अपनी एम्बिशन ये लगती है कि वो पूरे जुडिशल सिस्टम के ऊपर 4 अपने कोलीग्स को बिठा के और वो पूरी तरह हावी हो जाए, क्योंकि उसके वो आगे ना अपील होगी ना दलील होगी, और सुप्रीम कोर्ट भी एक लिहाज से मातहत अदालत हो जाएगी, अपील सुप्रीम कोर्ट से जाएगी फेडरल कोर्ट को। तो इस किस्म की बातें, तो हुकूमत को इस कंट्रोवर्सी से बचने के लिए नहीं चाहिए था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी कर देते? हुकूमत ने नोटिफिकेशन भी नहीं अभी तक उनका दिया, शाह साहब का। इसमें मेरा ख्याल है जी कंट्रोवर्सी तो रहेगी, इसलिए कितनी भी अच्छी लेजिस्लेशन हो, सब ठीक हो, और एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है मैं समझता हूँ, और वो है कि इस पर डिबेट हो।
हाँ, ये बहुत अहम कलीदी किस्म के पॉइंट्स हैं जो कि हमें वैसे भी हॉन्ट करते रहेंगे। बाद में अगर ना भी पास हुई ये नया तरमीम तो फिर भी ये सवाल उठते रहेंगे, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ये बेहतर था, वो बेहतर था। ये अब बहस पब्लिक में आ गई है। लेकिन अगर इस पे एक पुख्ता किस्म की इस्लाह चाहिए और रिफॉर्म चाहिए तो उस पे तो बहुत लंबी बहस होनी चाहिए। ये जो थी 18वीं तरमीम, ये कोई 8 महीने तक एक कमेटी में बहस होती रही। आईनी अदालत और आईनी बेंच, जो मौलाना और पीपल्स पार्टी के दरमियान अभी एक जो फ़र्क है, मौलाना कह रहे हैं कि आईनी बेंच होना चाहिए। 200 मुकदमात अगर आईनी है उसके लिए बड़े सेटअप की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत जो है वो डटी हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डटी हुई है। हम तो आईनी अदालत बनाना चाहते हैं क्योंकि मिसाक जमहूरियत में हमने ये तय किया था, हमने ये पूरा करना है। तो इसमें क्या फ़र्क है, ये ज़रा मुझे ब्रेक लेने दें, मैं ब्रेक के बाद आके पूछती हूँ आपसे। नाज़रीन वापस आते हैं वक्त। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर कानूनदान, सीनियर सियासतदान बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ अहसन हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, आपने पीपल्स पार्टी का जो मुसवदा सामने आया है, आपने देखा है? मैंने तो अभी नहीं, आपकी ज़बान से जो बातें निकली हुई थी, वैसे छपी हुई हैं बहुत सारी, वही हैं जी, जो बीच में छपी हुई हैं, पर वो ज़्यादा मुस्तनद आपकी इस इंट्रोडक्शन में बातें महसूस हुई हैं। सही। मुझे ये बताइएगा कि जो आईनी अदालत और आईनी बेंच, क्या मौलाना सही मशवरा दे रहे हैं कि आईनी अदालत की ज़रूरत नहीं है, इतने बड़े सेटअप की ज़रूरत नहीं है, आईनी बेंच बना लें आप? देखें, इसमें बड़ा सेटअप तो है। मैं समझता हूँ कि सारी गवर्नमेंट को इस बात पे तैयार रहना चाहिए कि ये जब बन जाएगा, अगर एक और जो आपने उसकी खद्दो खाल बताए हैं इस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के, उसके लिए काफ़ी मतलब है काम भी करना पड़ेगा ना, और उसके लिए काफ़ी अकोमोडेशन भी पैदा करनी पड़ेगी। यूँ ही तो नहीं होगा, वो कहलाएगा सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होगा नहीं। अच्छा, अब ये पाकिस्तान में पहले फेडरल कोर्ट ही कहलाता था, इसको सुप्रीम कोर्ट नाम दिया गया 1956 के आइन में, और फिर उसके बाद 1973 के आइन में, और ये ही सुप्रीम कोर्ट था। अब सवालात उठेंगे कि इसको अकोमोडेट कहाँ करना है। ये और 5 जजेस, एक चीफ जस्टिस का कमरा और बाकी फिर उनका सारा स्टाफ। अब वो हो सकता है वो कहें, अगर कादी साहब बन जाते हैं, वो कहते हैं मैं चीफ जस्टिस हूँ सुप्रीम कोर्ट का, अब मैं चीफ जस्टिस हो गया हूँ फेडरल कोर्ट का, तो ये सारी जो अकोमोडेशन है ये आईनी अदालत की हो गई। और आप अपने जितने मेरे 4 जजेस के लिए भी जगह निकालें, और फिर आप उनके स्टाफ के लिए भी फाइलें भी इधर उधर जानी, कोई 60,000 फाइलों में से डिवीज़न होनी पड़ेगी। किस वक्त कौन सी फाइल, उसके क्या मंदरजात हैं कि वो ए कैटेगरी में जाए या बी कैटेगरी में जाए। ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होगी। इसमें लिटिगेशन हो जाएगी। इसमें मैं एक पार्टी तो चाहेगी कि वो इस अदालत में जाए या उस अदालत में, तो लाजमी है। जिसको सूट करेगा कुछ डिले करना, वो कहेगा एक और अपील का हक मिल जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में ले जाओ, फिर उसके बाद एपेक्स कोर्ट में ले जाओ, और जो हाईएस्ट कोर्ट है, फिर इसमें जो जल्दी चाहेगी वो कहेगी इसको लेके जाओ एपेक्स कोर्ट में, अभी इसको आखिरी फैसला करवाओ, ख़त्म कराओ। सुप्रीम कोर्ट में ये पहुंचा हुआ था, अब इसका नंबर लगने वाला था, अब बारी आ गई थी, अब ये एपेक्स कोर्ट में जाके नीचे हो जाएगा। तो ये इसकी एक काफ़ी ज़रा बहसें होंगी, दुश्वारियाँ होंगी। मैं तो समझता हूँ हो सकता है टर्फ वॉर्स भी हों। एक जज साहब के स्टाफ बैठा हुआ है कमरा नंबर
3 में या 4 में, वो कहते हैं मैं नहीं उठ रहा, हम नहीं जाते। हम जज साहब ने कहा है कि आप यहाँ बैठे रहो। तो टर्फ वॉर्स भी होंगी, टर्फ बैटल्स भी हो सकती हैं। फिर ये है कि अकोमोडेशन कहीं तो करनी होगी। क्या सुप्रीम कोर्ट नई बनी हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग में चला जाएगा? और क्या हाई कोर्ट सारी अपनी फाइलें उठा के फिर डिस्ट्रिक्ट जजी सेशन जजी के कमरों में चला जाएगा? ये चीज़ें बाद में आएंगी। ये जब हो जाएगा तो फिर ये तो लॉ तो बना देना एक आसान काम है। सही। लॉ पे असल बात होती है फंक्शन करना, बिल्कुल। और फंक्शन कराना आपने भर्ती भी करने हैं बहुत सारे स्टाफ और नए जजेस और ये सब कुछ, ये एक बर्डन। अच्छा, अब आप बिल्डिंग बनाएंगे अगर सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो वो एक बिल्डिंग भी अरबा रुपए लग जाएंगे उस पर, और टाइम लगेगा। उतनी देर कहाँ फिरेंगे? ये मंसूर अली शाह साहब कहाँ बैठेंगे? अगर ये कोर्ट रूम नंबर 1 में जाना हुआ काजी साहब नहीं, तो कोर्ट रूम नंबर 2 जो है उसमें बैठे हुए हैं मंसूर अली शाह साहब को, क्या उनको वहाँ से निकाला जाएगा? मंसूर अली शाह साहब के पास फिर इख्तियारात क्या होंगे जब सारे निकाला जाएगा? अहम मामलात फेडरल ये कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जाएंगे, फिर क्या इख्तियारात होंगे? बहुत कम इख्तियारात रह जाएंगे। मैं इसका खुद ज़ाती एक तजर्बा है मुझे कि मैंने जब ये बहाल हो गए जजेस सारे 16 मार्च 2009 को, 2009 यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म ने ऐलान कर दिया है ये बहाल हो गए। तो उसके बाद मुझे पूछा प्रेस वालों ने, उन्होंने कहा आपकी तो वारे न्यारे हो गए, अब तो जो केस आप जिस जज के सामने लगवाना चाहेंगे लगवाएंगे, चीफ जस्टिस आपके हैं और आपने उनको बहाल कराया, आप कोई तो मतलब अरबा रुपए बनाएंगे। मैंने पहले दिन ही कह दिया, मैंने कहा देखो मैं इनकी अदालत में पेश नहीं होऊंगा। अच्छा। मैंने कहा मैं पेश ही नहीं होऊंगा इनकी अदालत। वो उसका मुझे एक तो नुकसान कोई होता है ना कि ये माली नुकसान तो होना था। मुझे जो असल नुकसान मैं समझता हुआ कि अगले 5 साल सारे अहम केस जो थे वो चीफ जस्टिस के सामने लगते रहे। चीफ जस्टिस कोर्ट रूम नंबर 1 में सारे अहम, जो ये आईनी बहस होनी थी, जो कानूनी बहस होनी थी, जिसमें बड़ा केस था, जिसमें फाइनेंस और पैसे ज़्यादा इन्वॉल्व थे, जिसमें मालियत जिसकी ज़्यादा थी, वो सारे चीफ जस्टिस के सामने। और मैं तकरीबन बाहर बैठा एक लिहाज से दूसरे छोटे मोटे केस ज़रा करते रहे गुजरे। सही। यहाँ तक कि ये मुझे इसका ज़्यादा रंज है, मुझे फ़ीस बिल्कुल ना मिलती, पर उन केसेस में मैं अगर पेश हो सकता, मैंने खुद अपने ऊपर लगाया और मैं समझता हूँ मेरा जायज़ और